दिल में छेद होना एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बेसिकली पैदाइशी बीमारी है और ये जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उस समय जो हार्ट का विकास होता है, दिल का विकास होता है, उसमें कोई डिफेक्ट रह जाता है तो उसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये एक्वायर्ड डिजीज़ नहीं है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के कई पैटर्न हो सकते हैं। ब्रॉडली हम लोग इसको एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ या साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में डिवाइड करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और सेप्टम से ये चैम्बर्स डिवाइडेड होते हैं। राइट साइड का हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, लेफ़्ट साइड का जो चैम्बर्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करते हैं। तो सुराख होने की वजह से सिम्टम्स में किसी तरह का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से ब्लड्स में मिक्सिंग हो जाती है या किसी का प्रेशर ज़्यादा या जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हो जाता है। इन परिस्थितियों की वजह से दिल का जो नॉर्मल काम होता है वो नॉर्मल रूटीन काम जिस लेवल का काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं करता है। तो बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के रूप में जानते हैं। जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं मोस्टली शिशु या बच्चे, कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है, पैदाइशी होता है और उसके कारण से ये बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत कम लेवल के सुराख या माइन्यूट सुराख जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो अगर एएसडी है और बहुत स्मॉल साइज़ का है तो हो सकता है कि बच्चों में उस समय कोई सिम्टम्स ना आएँ और एडल्टहुड में कभी किसी वजह से, जैसे बहुत सारे हम लोगों ने केसेस देखे हैं कि आर्मी में भर्ती होती है तो उनकी इकोकार्डियोग्राफी होती है तो उस समय ये डायग्नोस हो। तो एएसडी स्मॉल साइज़ का बिना सिम्टम्स के रह सकता है, लेकिन मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के जितने भी पैटर्न होते हैं वो मोस्टली बच्चों में ही परिदृश्य होते हैं और बच्चों में ही उसके डायग्नोस किए जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट और इलाज उसी बच्चों में ही होता है। दिल में छेद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कारण होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में होता क्या है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे का ऐसा हो जाता है कि जिसमें हार्ट का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कई बार इस तरह के सिंड्रोमिक बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी हार्ट डिजीज़ होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उन सब में वीएसडी होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो सिंड्रोमिक बच्चों में भी इस तरह की डिजीज़ होती हैं। कई एक बार मदर्स में इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला, स्पेशली रूबेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है। और अगर मदर्स में डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ स्पेशली अनकंट्रोल्ड है या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई जिसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उनमें भी ये संभावना होती है कि बच्चों में कुछ तरह की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो जाए। कई बार अल्कोहल या टोबैको या किसी और सब्सटेंस हैं जो केमिकल्स हैं उनका एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है तो भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एग्जैक्टली कारण तो उस केस टू केस डिपेंड करता है, बट ब्रॉडली दीज आर द कॉमन कॉजेज दैट कैन कॉज द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में सिम्टम्स कई तरह के आते हैं और बेसिकली ये सिम्टम्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का डिफ़ेक्ट है। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि चैम्बर्स होते हैं और उनकी आर्टरीज, वेन्स होती हैं। अगर किसी चैम्बर में अगर कोई सुराख बन गया जो कि सिम्टम्स डेवलप होना था, डेवलप नहीं हो पाया, तो उस सिम्टम्स की वजह से ब्लड प्रेशर का दोनों चैम्बर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो ब्लड एक तरफ का दूसरी तरफ जाने लगता है। तो इस तरह से, और उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशंस कितना अच्छा है या पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी रुकावट हो रही है, तो बेसिकली हार्ट डिजीज़ 2 भागों में डिवाइड करी जा सकती है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में बच्चों में जो लक्षण आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि उनका नीला पड़ना। तो बच्चे ज़्यादातर नीले रहते हैं, उनके नाखून, उनकी जो आइज़ की कंजक्टिवी है वो, लिप्स और टंग, ये बेसिकली ब्लू या ब्लैक दिखाई देते हैं। तो ये उनके एक लक्षण हो सकते हैं। दूसरे लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि अगर बच्चा जो है 2 महीने के आसपास दूध पीते पीते उसकी सांस फूलने लग रही है, दूध छोड़ देता है, फिर दूध पीने लगता है, फिर छोड़ देता है, जिसे हम रेस्ट फीड रेस्ट साइकिल भी बोलते हैं, अगर ये परिदृश्य हो रहे हैं, या फिर उसके जो है माथे से पसीना टपकने लग रहा है दूध पिलाते समय, बार बार निमोनिया हो जा रहा है और वो बच्चा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो पनप नहीं रहा है सही से, जितना वेट उसका बढ़ना चाहिए उतना वेट नहीं बढ़ रहा है, जिसे हम फेलियर टू थ्राइव कहते हैं।
अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो ज़रूर संभावना है कि उस बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस ऐसे परिदृश्य में जो पीडियाट्रिशियन हैं या जो फिजिशियन हैं वो बच्चे को एग्ज़ामिन करेंगे और स्टेथोस्कोप से भी एग्ज़ामिन करेंगे, और स्टेथोस्कोप के एग्ज़ामिनेशन के दौरान अगर कोई मरमर मिलती है तो हम ये कहते हैं कि इसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, या साइनोसिस मिलती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, या कोई साइनोसिस मिलती है तो भी हम कहते हैं कि इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की संभावना है। तो बेसिकली मरमर के पैटर्न पे, साइनोसिस के पैटर्न पे और जो प्रेजेंटेशन है इसके आधार पे हम लोग उसमें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं कि किस तरह का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकता है। फिर हम इको करा के उस डिज़ीज़ को कंफर्म करते हैं और अकॉर्डिंगली आगे ट्रीट करते हैं। वीएसडी सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो सबसे ज़्यादा वीएसडी बच्चों में देखने को मिलता है अगर हार्ट डिजीज़ का मामला बनता है तो। दूसरा ये है कि ऐसे बच्चे सबसे जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो रिकरेंट निमोनिया हो जाता है। तो रिकरेंट निमोनिया की वजह से बच्चों में फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ अच्छी नहीं होती। ऐसे बच्चे मालन्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो तरक्की है, जो उनका पनपना है वो प्रॉपरली एज अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। दूसरा, बार बार इन्फेक्शन होने से इन्फेक्शन बिगड़ भी सकता है। जैसे अगर निमोनिया हुआ तो इंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है। हो सकता है कि उसको जो है मेनिंजाइटिस भी उस इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, और जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया में चला जाए और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा उसको हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या बिकॉज ऑफ वीएसडी, तो उसमें इस तरह के हार्ट फेलियर की वजह से जो समस्याएं आती हैं वो आ सकती हैं। फिर कई बार क्या होता है कि अगर बहुत लंबे समय तक उसका इलाज सही से ना किया जाए और ये अपने आप में हार्ट में जो सुराख है वो भरे ना, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का भी डेवलपमेंट हो जाता है। और वो सबसे खतरनाक एक तरह से कह सकते हैं कि सिम्टम या एक खतरनाक सिंड्रोम है, फीचर है, जिसमें ऑपरेशन से भी इलाज कर पाना संभव नहीं हो पाता है। हृदय में जो छेद होते हैं उसके इलाज, सबसे बड़ी बात तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का छेद है। जैसे अगर हम सबसे कॉमन बीएसडी की बात करें तो बीएसडी में हम लोग यूजुअली 1 साल तक वेट करते हैं कि 1 साल में स्पॉन्टेनियस कैवरेज या स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन शामिल है। 1 साल में कई बार बच्चों के अपने सुराख खुद भर जाते हैं, तो उनमें आगे चल के किसी तरह का कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ मोस्टली जो है, जो 1 साल तक नहीं हील करते हैं, सुराग नहीं भरते हैं, तो उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन इनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि 1 साल के पहले भी हमें जो है ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। वो बेसिकली इको की कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, उसका लेवल कितना है, कितनी बार इंडोकार्डाइटिस का इन्फेक्शन हुआ 1 साल के दौरान, उस पर, और एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं। अगर बीएसडी के साथ किसी को एओर्टिक रिगर्गिटेशन है तो हमें सर्जरी जल्दी कराने की हम सलाह देते हैं। तो सर्जरी जो है वो बेसिकली डिफेक्ट को भरने की काम करती है। डिफेक्ट को भरा जाता है सर्जरी के दौरान, और डिफेक्ट भर के हम उसको नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल हार्ट की तरफ ले जाते हैं, और यूजुअली ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है और इससे ठीक हो जाते हैं बच्चे। अगर 1 साल तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, उसमें बार बार फेलियर टू थ्राइव नहीं हो रहा है, सीवियर फेलियर टू थ्राइव नहीं है, बार बार इंडोकार्डाइटिस नहीं हो रही है, बच्चे में कोई एओर्टिक रिगर्गिटेशन के फीचर्स नहीं हैं, तो 1 साल तक हम यूजुअली वेट करते हैं। और ये देखा गया है कि बहुतायत में बच्चों के 1 साल वेट करने के दौरान अगर हम उनका न्यूट्रिशन अच्छा रखें, उसमें डाययूरेटिक्स का सही मात्रा में उपयोग करें, एस इनहिबिटर का सही मात्रा में उपयोग करें, और उनको वैक्सीनेशन कराते रहें, इन्फेक्शन से बचाते रहें, तो यूजुअली 1 साल तक बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे, बहुतायत में बच्चों के जो सुराख होते हैं वो हील कर जाते हैं और उनके सुराख भर जाते हैं। तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, सर्जरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, और 1 साल के बाद ये सुराख में अपने आप भरने की क्षमता बहुत कम होती है। और कुछ एक कंडीशंस में हम लोग पहले भी 1 साल के पहले भी सर्जरी एडवाइस करते हैं। जैसे पहले भी बताया कि अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन 55 mmHg से ज़्यादा है, कोई एओर्टिक रिगर्गिटेशन के साथ वीएसडी हो रखा है, और उसका फेलियर टू थ्राइव बहुत सीवियर कैटेगरी का है, और बच्चे में इंडोकार्डाइटिस के एपिसोड्स कई बार हो गए, और रिफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग 1 साल के अंदर भी सर्जरी कराने की सलाह देते हैं।
कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ से बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को सबसे पहली बात ये है कि माँ को इन्फेक्शन से बचाना है, उस दौरान रूबेला, मम्स और मीजल्स इस तरह के इन्फेक्शन ना हो, तो इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन पहले से ही करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। दूसरे हैं अगर डायबिटीज़ है तो उसका अप्रोप्रिएट कंट्रोल रहे, न्यूट्रिशन उसका अच्छा रहे, मदर का न्यूट्रिशन अच्छा रहे, मदर की एक्सरसाइज का लेवल अच्छा रहे और प्लस उसको किसी तरह से टोबैको, अल्कोहल और इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। बाकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की स्कोप नहीं होता है।